आज के शो में रहनुमा तहरीक इंसाफ शीरी मजारी पर जमीन पर नाजायज कब्जे का इल्जाम, शीरी मजारी के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की दरख्वास्त पर मुकदमा, शीरी मजारी की गिरफ्तारी और रिहाई, पसे पर्दा हकायक बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, इससे कबल नैब की जो भी कार्रवाई हुई, FIA या एंटी करप्शन की जो भी कार्रवाई हुई, मेरे पास पूरी फहरिस्त है। तकरीबन 40 ऐसे रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नून के, जो मैं आपको बताऊंगा कि जिनके खिलाफ 2020 और 21 में एंटी करप्शन पंजाब ने मुकदमात बनाए। इसमें मशहूर नामों में राना सनाउल्लाह, राना मशहूद साहब शामिल हैं। इस फहरिस्त पर आने से कबल जो हालिया वाकया हुआ एंटी करप्शन पंजाब का, एक अहम तरीन मुकदमे के अंदर शीरी मजारी साहिबा की गिरफ्तारी और फिर रिहाई, उस रिहाई के कानूनी मामलात पर और अदालती कार्रवाई जो हुई वो तो हम सबके सामने है, लेकिन उस मुकदमे में आखिरकार था क्या, इस पर आज तफसीलन रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। साथ साथ कुछ तारीख के पस मंजर से, और ज्यादा दूर की तारीख नहीं, हालिया तारीख के पस मंजर से भी आपको बताएंगे। जब फरियाल तालपुर साहिबा गिरफ्तार हुई थी, जब फरियाल तालपुर साहिबा को अस्पताल से अडियाला जेल शिफ्ट किया गया था, फिर मरियम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी के मिसाल के तौर पर, जिसके बारे में उन्होंने खुद भी कहा कि किस तरह उनके साथ क्या सलूक बरता गया था, नायब अफसरान ने, मर्द अफसरान वहां पर मौजूद थे, क्या सलूक बरता गया उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि ये बहुत कहा जा रहा है कि एक खातून को गिरफ्तार करना शायद गलत था, लेकिन एक खातून सियासतदान इससे पहले और गिरफ्तार हो चुकी हैं, उन पर क्या क्या वो जुल्म बरते जा चुके हैं, ये सारी तफसीलात प्रोग्राम में रखेंगे। सबसे पहले इस मुकदमे के ऊपर आते हैं। पहली बात तो ये कि जो FIR आपको हम दिखाएंगे, इस FIR के अंदर आपको 2 मुल्जिमान के नाम नजर आएंगे जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया, एक शौकत पटवारी और एक किस्मत अली पटवारी। इस FIR के अंदर शीरी मजारी साहिबा का नाम नहीं है। इस FIR के अलावा एक इन्वेस्टिगेशन, यानी एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो अप्रैल 13, 2022 को कंडक्ट हुई, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की टीम ने करी, उसमें नॉमिनेट किया जाता है शीरी मेहरुन्निसा मजारी साहिबा को, और कहा जाता है कि शी इज एन अक्यूज्ड इन द लैंड ट्रांसफर केस अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स। जो DCO हैं या एक्स ऑफिशियल डिप्टी डायरेक्टर हैं राजनपुर के, उन्होंने एक रेफरेंस भेजा DG एंटी करप्शन पंजाब को। ये रेफरेंस भेजा गया 9 अप्रैल 2022 को। इस रेफरेंस के अंदर जिक्र हुआ मिसप्लेसमेंट ऑफ ओरिजिनल लैंड रिकॉर्ड ऑफ 1971-72 ऑफ मोजा कच्चा मियां वाली। इस केस से मुतल्लिक जो शीरी मजारी साहिबा का नाम इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में नॉमिनेट किया गया, इससे कबल एंटी करप्शन ने तफ्तीश भी करी, यानी लैंड रिकॉर्ड जो कि कहा गया कि शीरी मजारी साहिबा के वालिद के ज़माने में तब्दील हुआ या जो भी इसमें रद्दबदल किया गया, उसके बाद ओरिजिनल रिकॉर्ड संदूक में छुपाया गया। एक जावेद चौधरी साहब का कॉलम भी आया जिसमें उन्होंने मजीद तस्करा इस बारे में किया, लेकिन उस कॉलम पर आने से कबल एंटी करप्शन की इस रिपोर्ट के अंदर और इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर एंटी करप्शन ने मोहम्मद अफजल तहसीलदार रोजान, मोहम्मद वकास मुरीद लैंड रिफॉर्म क्लर्क DC ऑफिस राजनपुर, मोहम्मद असगर अब्दुल रहमान पटवारी रिकॉर्ड रूम DC ऑफिस राजनपुर, इन तमाम को समन किया। इन तमाम के बयानात सेक्शन 161 CRPC के तहत रिकॉर्ड किए, और इसके बाद स्क्रूटनी जो करी रिकॉर्ड की, उसके बाद एंटी करप्शन की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस नतीजे तक पहुंची कि शीरी मजारी साहिबा इन कन्वेंस विद द रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैड फ्रॉडुलेंटली एंड थ्रू बोगस म्यूटेशन, यानी एक जाली म्यूटेशन के जरिए, जिसकी तारीख है नंबर 27 नंबर डेटेड 6/1/1972, हैड ट्रांसफर्ड 800 कनाल्स, यानी 800 कनाल की जमीन एक कंपनी जिसका नाम प्रोग्रेसिव फार्म्स लिमिटेड है, जिसके बारे में कहा गया कि ये एक बोगस कंपनी है, इस नाम पर यह जमीन ट्रांसफर कर दी गई। इस पे मजीद इस रिपोर्ट में बताया गया कि जब पटवारी और दीगर अफसरान से तफ्तीश की गई तो ये पता ये चला कि ना इस ज़मीन के ट्रांसफ़र और इसके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कोई थंब इम्प्रेशन मौजूद है, ना कोई सिग्नेचर्स मौजूद हैं बायर के, ना सेलर के, और ये तमाम रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से गैर कानूनी तौर पर इंडोज किया गया, और इसकी बज़ाहिर जो बेनिफिशरी हैं और शीरी मजारी साहिबा मुबैना तौर पर नज़र आती हैं। इसके बारे में मजीद ही बताया गया इस रिपोर्ट और इस तफ्तीश के अंदर, इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर के जो फेडरल लैंड कमीशन है उसने भी अपनी रिपोर्ट में जो 26/5/1975 की रिपोर्ट है, वहां पर इस म्यूटेशन को गैर कानूनी करार दिया था। तो ये तो इस जमीन का मामला और एंटी करप्शन की रिपोर्ट है। शीरी मजारी साहिबा के बारे में 2 एतराज़ात जो उनके वकील बार बार कहते रहे, एक ये कि उनकी उम्र उस वक्त बाज रिकॉर्ड के मुताबिक 5 साल है, कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1971 में उनकी रिपोर्ट उनकी उम्र 20 साल है, तो उनकी उम्र के हवाले से एक कानूनी नुक्ता उठाया गया।
लेकिन दूसरा अहम बात जिसका जिक्र जावेद चौधरी साहब ने अपनी कॉलम में किया कि ये केस जब गौहर नफीस साहब डीजी एंटी करप्शन पंजाब थे, जिनके बारे में ये मशहूर था कि वो अहम या इस वक्त कुर्बत रखते थे शहजाद अकबर साहब से, जो कि फॉर्मर अकाउंटेबिलिटी के इंचार्ज थे इमरान खान साहब की हुकूमत में, उस वक्त इस केस को दबाया गया। फिर उस्मान मुज़्दार साहब ने राय मंजूर साहब जब डीजी एंटी करप्शन पंजाब आए उनसे सिफारिश करी कि आप इस केस को दबा दें, लेकिन राय मंजूर साहब क्योंकि एक फर्स्ट शनास ऑफिसर हैं और उनके बारे में उनका रिकॉर्ड ये बताता है कि वो कभी हुक्मरानों के प्रेशर में नहीं आते, बजाय केस को दबाने के उन्होंने केस को आगे बढ़ाया और इस FIR तक मामला पहुंचा। उनका तबादला करने की कोशिश भी की गई, लेकिन तहरीक अदम एतमाद के दिनों में वो तबादला मुमकिन हो ना सका। मरियम नवाज साहिबा जब गिरफ्तार हुई उन पर क्या गुजरी, एक आपको शॉर्ट की सूरत में जो उन्होंने कहा वो भी आपने लेट्स हियर दिस। और आपको मैं आज ये भी बता दूं कि जिस मुकदमे में इन्होंने 4 महीने मुझे 60 दिन मुझे नैब में रखा, बाकी दिन इन्होंने मुझे कोट लखपत में डेथ सेल में रखा, क्या कौम ये जानती है कि आज तक वो मुकदमा मेरे खिलाफ किसी कोर्ट में रजिस्टर नहीं हुआ, कोई रेफरेंस नहीं बना, वो तफ्तीश वहीं रह गई जहां थी। और तफ्तीश क्या होती थी, नैब में जब मुझे इन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा तो तफ्तीश क्या होती थी कि आप आजकल कौन सी किताब पढ़ रही हैं, आपके घर में जो निज़ाम है वो कौन चलाता है, मियाँ साहब पार्टी की जब फैसले करते हैं तो वो मशावरत कैसे होती है। मतलब वक्त गुजारने के लिए नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम मुझसे ये पूछती थी, तो मैं हंसती थी, मैं उनको कहती थी कि जब आपके पास कोई है नहीं सवाल पूछने के लिए तो आप ये क्या मेरे से सवाल पूछते रहते हैं। लेकिन बात ये है कि मैंने मजलूमियत कार्ड नहीं खेला, मैंने औरत कार्ड नहीं खेला। मरियम नवाज कहती हैं कि उन्होंने औरत कार्ड नहीं खेला। फरियाल तालबू साहब गिरफ्तार हुई, दीगर और लोगों के घरों पे जो मेल MNAs या MPs हैं या मिनिस्टर्स हैं उनके घरों पे भी छापे हुए उनकी तरफ से शिकायत हुई कि 4 दीवारी का लिहाज नहीं रखा गया। एंटी करप्शन पंजाब की कारकर्दगी पर आने से कबल मैं आपको बताऊं कि एंटी करप्शन पंजाब जो अब तक पिछले 14 साल के अंदर यानी साल 2006 से 2020 के दौरान तकरीबन 28,926 केसेस बना चुकी है, जिनमें से तकरीबन 695 केसेस में कन्विक्शन यानी आप कह सकते हैं कि 0.04% कन्विक्शन रेट एंटी करप्शन पंजाब के केसेस का रहा है। जिन केसेस का तस्करा मैं इससे पहले कर रहा था कि एंटी करप्शन पंजाब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में नून लीग के कुछ रहनुमाओं के खिलाफ बनाए, उनकी तफसीलात कुछ यूं हैं कि तकरीबन 37 से करीब PMLN के लीडर्स और वर्कर्स जिन पर एंटी करप्शन ने केसेस बनाए और ये वाकई में कहा जाए तो विक्टिमाइजेशन हुई। इन केसेस के अंदर हमने देखा तौहीद अख्तर, चौधरी सरफराज अफजल, नवीद असलम, रिजवान गिल, राना सनाउल्लाह जो वजीर दाखिला है, राना मशूद, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, न सिर्फ ख्वाजा आसिफ बल्कि उनकी अहलिया, उनके बच्चे, इसी तरह राना मुबशिर, राना लियाकत अली, चौधरी अरशद वड़ाइच, खुर्रम दस्तगीर, आबिद शेर अली, अफजल हिंजरा, अजमल हिंजरा, मियाँ रियाज, इबादुल्ला खान, राना अजीम, जुल्फ़िकार, रुहेल असगर, सुहेल शौकत, गजाली भट्ट, एहसन रजा, अफजल, सैफ खोकर, बादशाह कैसरानी, नसीर अहमद, मंशा भट्ट, ऐसे मुख्तलिफ रहनुमा थे तकरीबन 37 के करीब जिनके खिलाफ एंटी करप्शन ने बाकायदा एक मुहिम लॉन्च करी और इनके खिलाफ बाकायदा एंटी करप्शन ने मुकदमात बनाए, बास को गिरफ्तार भी किया, बास की ज़मीनें भी जब्त करी और ज़मीनों के खिलाफ जो कहा गया कि मुबैना तजावुज़ात हैं इनको ख़त्म भी किया गया। अब ये मुकदमा हमारे सामने है और अब औरत कार्ड भी सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पर बातें भी हो रही हैं। कानूनी तौर पर इस केस में क्या हो रहा है इस पर भी और इस केस से और एंटी करप्शन ड्राइव के हवाले से भी सीनियर सहाफ़ी अम्मार मसूद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। उज़्मा करदार साहिबा तहरीक इंसाफ की मुनरिफ और इस्लामाबाद स्टूडियो में साथ मौजूद हैं, आपसे भी जानेंगे कि PTI के अंदर जो खुद अकाउंटेबिलिटी PTI इतना शोर करती है, जब उनके लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी होती है तो इतना शोर क्यों होता है। पहले अम्मार साहब आपकी तरफ आते हुए इस गुफ्तगू को लेकर आपने कैसा देखा अम्मार साहब ये जब मामला सामने आया श्री मज़ारी साहिबा का और मरियम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी, मरियम नवाज साहिबा पे जो गुजरा, इससे पहले और जो खवातीन रहनुमाओं पे गुजरा, फिर श्री मज़ारी साहिबा पे जो हुआ, ये सब गलत है? अगर गलत है तो या सही है तो किसी एक के साथ सही ये कहना गलत ही होगा ना हमारे मसूद साहब? देखिए एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि किसी भी शख्स को, चाहे वो खातून हो, मर्द हो, सियासी कारकुन हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो, किसी शख्स को भी सियासी इंतकाम की बिना पर गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। ये पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता ये है कि अगर किसी शख्स ने कोई जुर्म किया है और वो सबूत उसका मिल जाता है, अदालतें उसकी गिरफ्तारी का हुक्म देती हैं, तो चाहे वो मर्द हो, औरत हो, सियासी कारकुन हो, सियासी रहनुमा हो, उसको गिरफ्तार जरूर करना चाहिए। ये दो बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।
शीरी मज़ारी साहिबा का जो केस है उसके हवाले से आपने बहुत तफसीली बात की। ये कोई अनोखा वाक़या इस हवाले से नहीं है कि ये वाक़या जो केस है ये आपने भी बताया कि बुज़दार हुकूमत के ज़माने में दर्ज हुआ था, और इसके में जो अराज़ी का मसला है वो भी कोई 70s के अरसे का पुराना मसला है। मुझे नहीं समझ आई कि उनकी अचानक इस तरह गिरफ्तारी की वजह क्या है। और आपने ये भी देखा कि उसके ऊपर तहरीके इंसाफ की तरफ से बड़ा कोहराम मचाया गया सोशल मीडिया के हवाले से, और कहा ये खातून की गिरफ्तारी है, और मजलूमियत का कार्ड भी उन्होंने कहा, मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ। अगर ये सारी बातें दुरुस्त हैं तो जाहिर है इस तरह की गिरफ्तारी किसी वो काबिल मज़म्मत है। लेकिन आपने भी अपने प्रोग्राम में जिक्र किया कि जिस तरह इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में होता रहा, उसके बाद इन लोगों के पास ये लग्जरी नहीं है कि वो इस तरह के किसी इकदाम पर एहतजाज करें, उसे गलत साबित करें या उसके लिए कोई प्रोटेस्ट और ह्यूमन राइट्स की कॉल दें। इसलिए कि हमने गुज़िश्ता कुछ अरसे में देखा इमरान खान की हुकूमत में कि इंसानों की तरह नहीं, भेड़ बकरियों की तरह जो है सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। और कोई एक सियासी रहनुमा थोड़ी है, मतलब आपने जो लिस्ट गिनवाई है उसके अलावा भी बहुत से नाम हैं, नवाज शरीफ से लेकर मरीम नवाज से लेकर साद रफ़ीक, हनीफ अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, बहुत तवील लिस्ट है। ये वो लोग हैं जो प्रोमिनेंट लोग हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग इस तरह गिरफ्तार हुए। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से नैब जो कार्रवाई करती थी, वफाकी वुज़रा बड़े शौक से उसका एक दिन पहले ऐलान कर देते थे, जिससे इस बात का सबूत मिलता है कि नैब को कौन चला रहा था, ये सियासी इंतकाम कौन ले रहा था। उसके अलावा जो है इमरान खान साहब ने खुद फरमाया था अमेरिका में जाके कि वो नवाज शरीफ के जो जेल है वहाँ से AC उतरवा देंगे। ये सियासी इंतकाम का ये एक तरीका था। मेरी अभी पिछले दिनों राना सनाउल्लाह साहब से मुलाकात हुई, तो उनको दो आर्जे हैं। एक तो ये है कि उनकी कमर में बहुत तकलीफ है और वो एक ख़ास किस्म के बेड पे सोते हैं। दूसरा, उनकी आंख में एक बीमारी है जिसकी वजह से आई प्रेशर बढ़ जाता है, और अगर एक ख़ास किस्म के ड्रॉप्स ना डाले जाएं तो उससे उनकी आंख में बहुत दर्द होता है। तो जब इमरान खान हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार किया, उसके बाद पहले दिन उन्हें चटाई पे सोना नसीब हुआ, और उसके बाद चटाई के ऊपर जो है वो चीनी डाल दी गई। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है और राना सनाउल्लाह साहब ने खुद बताया। और चीनी जब डाल दी गई तो उसका मकसद ये था कि एक तो वो चुभे उन्हें, दूसरा ये है कि सारे जेल के कीड़े मकोड़े उनको काटे, और फिर उसके बाद उनकी आंख की दवाई उनको नहीं पहुंचने दी गई। 15 दिन तक वो उसके बगैर रहे। मरीम नवाज साहिबा ने भी कुछ डिटेल्स अभी दी हैं, और मैं आपको बड़े वसूख से ये बात बता सकता हूँ जो उन्होंने बताया है कि जैसा उनके साथ नैब में सलूक किया गया वो बिल्कुल एक मामूली सा इशारा है। जब असल दास्तान आपको पता चलेगी तो आपकी जो है ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक वजीर आजम की बेटी के साथ क्या सलूक किया गया। बाथरूम्स में कैमरे लगा दिए गए। रात के 12 बजे नैब के मुलाजमीन उनके कमरे में, खातून के कमरे में आधमकते थे, दंगा करते थे, उनके ऊपर ठट्ठे लगाते थे, उनको जो है हरास करने की कोशिश करते थे। और फिर खैर बहुत सारी कुछ डिटेल्स हैं जो वो खुद ही अभी बताएंगी। तो उसमें ये सारा कुछ हमारे सामने होता रहा है और बड़ी दिलेरी से उन्होंने मुकाबला किया। अब एक मामला दिलेरी का भी आ जाता है। आपने देखा कि ये जो अभी पिछले दिनों सहाफियों के हवाले से भी ये बात हो रही है, अबसार आलम को गोली लगी, मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया, सत्तूर को मारा गया, अहमद नूरानी को पे कातलाना हमला किया गया, लेकिन वो अपनी बात पर डटे रहे। आजकल के जो सहाफी हैं वो पहले कोर्ट पहुंच जाते हैं और उनको पता ही भी नहीं होता, कोई उन पे कोई हमला भी नहीं हुआ और अल्लाह ना करे हो। तो ये अब मुख्तलिफ किस्म का सही। लेकिन एक बात जो आपने की ना कि हमारे साहब के मजलूमियत वाला कार्ड जो है वो PTI आप कहते हैं नहीं खेल सकती। मैं इसी पे आगे गुफ्तगू भी हम करते हैं नाज़रीन, और सवाल उज़्मा साहिबा से हम जानेंगे, क्योंकि इसमें ये भी बात सामने आती है कि जिस तरह मुकदमात अगर मुबैना तौर पर बनाए गए मुखालफिन के खिलाफ, अपने लोगों के मुकदमात दबाए गए,
और ये बात कितनी दुरुस्त है, ये सवाल भी उठाएंगे। हमारे साथ रहेगा इस वीडियो में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में कुछ अहम सवालात, कुछ अहम हकायक इस केस से मुतल्लिक जो शीरी मज़ारी साहबा पर है। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट क्या कहती है, मुख्तलिफ माहिर क़वानीन और एक साबिक DG FIA से इस प्रोग्राम से कबल मैं गुफ्तगू कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि इस केस को जो अपेरेंटली वो देखते हैं तो शायद ओनस शीरी मज़ारी साहबा पर इसलिए नहीं आता कि वो बेनिफिशरी हैं और जुर्म जो हुआ है वो उनके वालिद साहब के ज़माने में उनसे सरजद हुआ है। लेकिन ये एक ओपिनियन है शीरी मज़ारी साहबा की। अपनी जो एक लीगल टीम है वो उससे पहले कहती रही है कि उनकी उम्र का मसला है, 5 साल की थी। लेकिन जो भी है, जिस तरह अमार मसूद साहब ने कहा कि कानून में अगर केस है, अगर तफ्तीश में शवाहिद आए सामने, चाहे मर्द है या औरत है, तो कानून को हरकत में आना है, कानून ने आगे बढ़ना है। उस्मा साहबा, मैं आपकी तरफ आऊँगा इस सवाल को लेकर जो मैंने ब्रेक से पहले पूछा था कि क्या तहरीक मजलूमियत कार्ड खेल सकती है आपकी नज़र में? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। तहरीके इंसाफ कुछ भी कर सकती है। मुझे बड़ा दुख होता है कि 10 साल मैंने भी एक वफादार कारकुन की तरह खान साहब की हर बात को पत्थर पे लकीर समझा, लेकिन अब समझ आ रही है कि जो बहुत सारी वो बातें हमसे करते थे वो गलत होती थी। उन्होंने हमें बिजली के बिल जलाने को कहा, गैस के बिल जलाने को कहा, उन्होंने कहा कि रोड टैक्स ना आप दें। ये सारी बातें तो आप रियासत के खिलाफ कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप ये हमें सिखा रहे हैं तो आप हमें रियासत के खिलाफ उकसा रहे हैं। और अब देखें, जो सारी अभी इस वक्त आपके सामने बातें हो रही हैं वो गैर आईनी भी हैं, गैर कानूनी भी हैं, और इस वक्त जो सही और गलत की तमीज़ है वो PTI के लोगों में बिल्कुल धुंधला के रह गई है, क्योंकि जो गैर आईनी गैर कानूनी काम जो है इस वक्त PTI कर रही है उसको जायज़ और हलाल बना के इस तरह से पेश किया जाता है। तो जाहिर है जो लोग फॉलो करते हैं खान साहब को जिस तरह हम करते थे, तो उन्होंने तो इसको क्वेश्चन करना ही नहीं है। उन्होंने तो यही कहना है कि जी हाँ बिल्कुल खान साहब सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कूद पड़ो, छलांग मारो, डिस्ट्रॉय कर दो, आग लगा दो, जला, जो भी करना है कर दो, बस जो खान साहब कहेंगे वही ठीक है, बाकी पूरी दुनिया जो है वो गलत है। अब मुझे ये बताएं कि कानून जो है वो तो मर्द और औरत में तफरीक हरगिज नहीं करता। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो उसमें ये तो नहीं लिखा कि एक औरत के लिए ये है और एक मर्द के लिए ये है, औरत के लिए सेहत है तो मर्द के लिए तालीम है, हरगिज नहीं। कानून जो है वो मर्द औरत में तो तफरीक करता ही नहीं है। अगर आपने कोई जुर्म किया है उसकी जो भी सजा है, जो भी पीनल कोड में जो भी आपका आईन और कानून कहता है वो मर्द को भी मिलेगी, वो औरत को भी मिलेगी। तो ये औरत कार्ड खेलने का चक्कर जो है ये तो हो ही नहीं सकता है। या तो आप जुर्म करें ना, और अगर आप जुर्म किया आपने या आप शरीके जुर्म है फिर उसको भुगते। और उसमें एक और सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगा, उसमें साहब एक और सवाल भी आपकी तरफ लेकर आना चाहूंगा। उस्मान बुज़दार साहब के दौरे हुकूमत में पंजाब के, क्योंकि ये बात इसमें भी सामने आ रही है कि शहजाद अकबर साहब ने पहले जो गौहर नफीस साहब से उनसे तफ्तीश रुकवा दी, इस केस को आगे नहीं बढ़ने दिया, और फिर जब राय मंजूर साहब आए तो उस्मान बुज़दार साहब ने उनको बुला के बाकायदा जावेद चौधरी साहब ने लिखा है कि उन्होंने कहा कि आप इस केस को दबा दें, सिफारिश करी, लेकिन राय मंजूर साहब ने उसके बरक्स जाके मजीद तहकीकात करी और वो संदूक भी ढूंढ लिया जो 40 साल पुराने दस्तावेज़ जिसमें थे। तो ये भी होता रहा कि पार्टी रहनुमाओं के केसेस दबाते रहे उस्मान बुज़दार साहब और शहजाद अकबर साहब। देखें जी, आप यकीन करें, आपने अलीम खान साहब की और लोगों की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होंगी। 3.5 साल पंजाब हुकूमत में एक तो चीफ मिनिस्टर थे, एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थी, और वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थी फराह खान और उनके मियाँ गुजर। इन लोगों ने पूरे जो पंजाब का सत्यानाश फेरा हुआ था। इन्होंने हर नाजायज काम, इन्होंने हर ट्रांसफर, हर पोस्टिंग, हर डेवलपमेंट स्कीम जो है उसमें से इन्होंने पैसे बनाए हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं था। ये हर चीज पे ऊपर ये जो था अपना इसको कवर कर देते थे। खान साहब को जब बताया जाता था कि जी खान साहब खुदा के लिए कुछ एक्शन लें, हमें बड़ी बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, हमारा ग्राफ दिन ब दिन नीचे जा रहा है,
खान साहब जो थे पता नहीं वो कहां से इंस्ट्रक्शंस लेते थे, वो बिल्कुल मुंह दूसरी तरफ कर लेते थे, जैसे कोई उन्होंने सुना ही नहीं, जैसे उनको कोई बात जो है ना दिखाई दे रही है ना सुझाई दे रही है। हालांकि सिर्फ ये अपने लोग नहीं थे, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सारा कुछ इनको बताया था, लेकिन उन्होंने देले का एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब यही है कि जब आप दूसरे को नहीं रोकते तो आप फिर उसके शरीके जुर्म हो जाते हैं। और आपने देखा कि करप्शन का इंडेक्स जो था बढ़ गया। अब जिस तरह से जुबान ज़दे आम है कि किस तरीके से पंजाब में ये गलत बुज़दार साहब के सीएम ऑफिस से सारा कुछ हो रहा होता था, तो ये बातों का तो अब जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इसके सबूत भी सामने आ रहे हैं। अगर बाकियों के खिलाफ फाइलें खुली हुई थी तो आपका ख्याल है इनके खिलाफ फाइलें नहीं खुली होंगी? सबको पता होता है कौन क्या कर रहा है, और वो फिर वक्त जब आता है तो वो सारी चीजें खुल के सामने आ जाती हैं और लोग हिसाब मांगते हैं। लोग कहते हैं कि वो किधर है हमारा पैसा टैक्स पेयर का, जो हमारे वेलफेयर पे लगना चाहिए था, जो कि आपने बाहर अपने अकाउंट्स में कोई दुबई कोई इधर कोई उधर जाके अपने महल्लात खरीद लिए हैं। तो ये बातें जो हैं बहुत नाजेबा बातें हैं, और अगर इसका इजाला ना किया गया तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। अच्छा, उस्मा साहबा ने जो बात की आपने एक अहम के खान साहब जो बोलते हैं उसको लोग मान लेते हैं। अमार मसूद साहब, इमरान खान साहब जो भी बयानिया बनाए, अब ये 51 साल पुराना मुकदमा, इसकी तफ्तीश आगे बढ़ रही है, तो वो बयाना ये बना देंगे कि पुराना केस उठा लिया, वो बयानिया बना दें वुमेन कार्ड का, मजलूमियत का, कोई नया केस खोलेगा तो कोई और नया बयानिया बना लेंगे। और जिस तरह उस्मा साहबा बता भी रही हैं कि लोग मान भी लेंगे, तो हुकूमत किस तरह इनकी फाइलें करप्शन की जो मुबैना सामने आ रही हैं स्टोरीज, वो किस तरह चलेंगी आगे? अमार मसूद साहब, आपकी कोई बातचीत हुकूमती रहनुमाओं से इस बारे में हुई है? अमार साहब, देखिए, उसका हल ये है कि हुकूमतें और अदालतें और दरे इंसाफ जो है इन्फोर्स नहीं होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तज्जिया कार क्या कह रहे हैं, और किस शख्स की किसकी राय, किस शख्स की राय क्या है। असल में उन्हें वाकयाती सबूत और शवाहिद देखनी चाहिए। किसी शख्स के खिलाफ अगर मौजूद है तो उसको करार वाकई सजा देनी चाहिए। किसी शख्स के खिलाफ अगर कोई सबूत मौजूद नहीं है, मीडिया ट्रायल हो रहा है जहां लोगों पर बहतान लगाए जा रहे हैं, तो वो जाहिर है उससे उनको नहीं होना चाहिए। हुकूमत ये मेरे ख्याल में इसमें हुकूमत को खुद नहीं कूदना चाहिए। ये हुकूमत का काम नहीं है कि इंसाफ फराहम करे, मुखालिफों के जो है उनके ऊपर मुकदमा कायम कराए। मेरे ख्याल में ये अदालतें हमारे पास मौजूद है, हमारे पास एंटी करप्शन का इदारा भी मौजूद है, हमारे पास FIA का इदारा भी मौजूद है। इन इदारों की तरफ से कोई कंप्लेन आती है तो फिर उनका फैसला होना चाहिए। लेकिन और मुझे तवक्को भी यही है कि ये इस तरह नहीं करेंगे जिस तरह गुज़िश्ता हुकूमतों में होता है, ये उस तरह की करी और कभी किस्म मिसाल कायम नहीं करेंगे। और बहुत आसान है। शहबाज शरीफ साहब ने जो अपनी पहली मीटिंग की थी या पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक कहा था कि हम किसी से सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर कानून अपना रास्ता बनाएगा तो हम उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। तो बिल्कुल वाज़ेह सी बात है, यही तौर तरीका होना चाहिए। और ये भी दुरुस्त है कि PTI ने इनके साथ बड़ा जुल्म किया, बड़ा नहीं, लेकिन अमार मसूद साहब, मैं सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा था कि जिस तरह मैंने एक लिस्ट गिनवाई के 37 मेंबर पार्लियामेंट से खिलाफ एंटी करप्शन पंजाब ने मुकदमा कायम किया, जो कि उस वक्त कहा गया कि पीडा एक्ट 2006 और एंटी करप्शन रूल्स 2014 की भी खिलाफ था, लेकिन यही कहा गया कि PTI हुकूमत विक्टिमाइजेशन कर रही है। आज पुराना मुकदमा है लेकिन एंटी करप्शन बढ़ रहा है, तो आपको पता है बयानिया यही बनाया गया कि नून लीग और शहबाज शरीफ हुकूमत PTI के खिलाफ जो है विक्टिमाइज कर रही है। तो वो बयानिया तो यही बनाएंगे, चाहे एंटी करप्शन काम करे या NAP काम करे या मौजूद अदालतें काम करें। कोई हमारे साथ अच्छा भाई, देखिए, ये जो है ना, जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत है ना, उसके हवाले से आप ये समझ जाएं वो हाइब्रिड निज़ाम का एक यूनिक तजुर्बा था। इस पे सारे ही वन पेज पे थे, उसमें सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट और जो है ये NAP जैसे इदारों की बात नहीं है, उसमें मीडिया भी वन पेज पर था। आपको पता ही है किस तरह नैरेटिव बिल्डिंग करने के लिए एंकरों को नौकरियां कराई गई, उसको निकलवा लिया गया। फिर उसके बाद सोशल मीडिया भी जो आजकल बच्चे कैंपेन करते हैं उन्हीं के ही लगाए हुए हैं, तो वो एक खास किस्म का
दौर था जहां इमरान खान जैसे शख्स को अदालत ने यह भी कह दिया कि आप दुनिया के सादिक और अमीन तरीन शख्स है, जो कि शख्स के बारे में कहा नहीं जा सकता, ये टू बिग अ स्टेटमेंट। तो वो सब कुछ और था। जो चीजें रियलिस्टिक और आ रही है, अब जो है एक की कहानी नहीं है, अब न्यूट्रलिटी की रास्ता हम सुन रहे। तो इस दौर में अगर किसी ने कुछ जुर्म किया है तो वो उसको जरूर पकड़े, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि नैरेटिव वो बिल्ड करेंगे, ये वो नैरेटिव बिल्डिंग खान साहब का बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया बड़ा पावरफुल है, बाकी सियासी जमात का सोशल मीडिया इतना पावरफुल नहीं है कि नैरेटिव बिल्ड भी कर लेते हैं। लेकिन क्या सोशल मीडिया की कुवत से अदालतों को खौफजदा हो जाना चाहिए? क्या इंसाफ का दरवाजा बंद हो जाना चाहिए? क्या लोग थर थर कांपते फिरे कि सोशल मीडिया पर उनका नाम आ जाएगा? सोशल मीडिया की ठीक है, तो आपने पहले कहा कि ज्यादा नोटिस सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ना इदारों को इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ना हुकूमत को होना चाहिए। उस्मा साहिबा आपकी तरफ भी लेके, क्योंकि आपने खुद ये बात की कि इमरान खान साहब जो आगे नैरेटिव बनाते हैं वो लोग मान लेते हैं, चाहे वो आइन के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो। अब इसी तरह अगर कोई मुकदमा खुलेगा, श्री मजारी साहिबा हो, मिसाल के तौर पे कोई भी हो और कोई इदारा आगे बढ़ेगा, तो वो नैरेटिव बनाएंगे कि हुकूमत विक्टिमाइज कर रही है। हुकूमत जो मौजूदा है उसके पास क्या तोड़ होना चाहिए इसका? उस्मा करदार साहिबा। देखें, बात सारी ये है कि पीटीआई जो है एक सोशल मीडिया पार्टी बन के रह गई है। ये सोशल मीडिया को उन्होंने एक हथियार बनाया हुआ है इस वक्त, और उस हथियार के ज़रिए ये हर इदारे की तहज़ीक करते हैं, हर इदारे को ये टारगेट करते हैं। अपनी पसंद की कोई भी जब डिसीजन आती है तो ये वाह करते हैं और ये खराज तहसीन पेश करते हैं, और अपने जो पसंद की ना अगर कोई आए तो फिर उसको ऐसे ये उसकी तौहीन करते हैं, ऐसा उसको अंडर प्रेशर लाते हैं। इन्होंने पाकिस्तान के इदारों को इतना जो है उनको डिसरिस्पेक्ट दिखाया है कि मुझे समझ नहीं आती कि बाहर देखें, हम उतना ही मजबूत, पाकिस्तान उतना ही मजबूत है जितने आपके इदारे मजबूत हैं। अगर हम अपने इदारों की इज्जत और तकरीम नहीं करेंगे तो हम कहाँ खड़े हैं? हमारे दुश्मन जो है हमारे से फायदा उठाएंगे। अब अगर हमें डी सीट का अगर कहा गया है तो हम ईसीपी की इज्जत करते हैं। हम ये हरगिज नहीं कहेंगे कि जी ईसीपी खराब है, इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन करके घर चला जाए, हमें उस पर एतमाद नहीं। हम सिर्फ ये कहेंगे कि जी जो आईनी और कानूनी कुछ तकाजे थे, हम ये समझते हैं कि इस डिसीजन में वो पूरे नहीं किए गए, तो हम अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। इस तरह से आपको इदारों का इज्जत और तकरीब। मैं आपको अपनी छोटी सी मिसाल देती हूँ। आप कहते हैं ना कि इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इदारों को इस्तेमाल किया। इमरान खान साहब ने तो इस अदना कारकुन के खिलाफ भी इदारों को इस्तेमाल किया। आपको पता है कि मैंने FIA को एज एन MPA मैंने 3 दरख्वास्तें दी थी कि प्लीज इलेक्ट्रॉनिक एक्ट 2016 के मुताबिक मुझ पे जो है वो अटैक किया गया है, आप फोरेंसिक करवाएं, आप फोरेंसिक कराएं। इमरान खान साहब ने अपनी बेगम की वजह से फोरेंसिक नहीं करवाने दिया, क्योंकि फिर सामने खुल के वाजे हो जाता कि कितनी बड़ी साजिश जो थी वो की गई थी। और आज वो मुसर्रत जमशेद चीमा जिसने मेरे खिलाफ ये साजिश की थी खुद मिनिस्टर बनने के लिए, आज आप उसको देखते हैं कि वो मीनारे पाकिस्तान के जलसे में तकरीरें कर रही है, उसको बड़े बड़े ओहदे मिल रहे हैं। तो ये तो हाल है। अब मुझे ये बताएं कि इस पार्टी का बनना क्या है? और शीरी मजारी की क्या? शीरी मजारी वो खातून है जिसने खुल के खान साहब के खिलाफ बातें की थी, उसको उन्होंने उठा के मिनिस्टर बना दिया। तो ना कोई इनका कोई कुल जो है इस पार्टी की मेरे ख्याल में सही नहीं रही है। अब ये शुतर बेमुहार किस्म की एक पार्टी है। शहबाज गिल टाइप के लोग, शहजाद अकबर टाइप के लोग, जुल्फी बुखारी टाइप के लोग, ये अब इनके हत्थे चढ़ गई है ये पार्टी। हम जैसे अदना कारकुनों के लिए पार्टी नहीं रही। ठीक है, और मैं लास्टली अमार साहब आपसे पूछूं, क्योंकि आपने कहा कि अब हुकूमत को नहीं पढ़ना चाहिए इन मुकदमात में, तो हुकूमत ने तोशा खाना, हुकूमत ने फिर जो घड़ियां बिकी और जो दीगर मामला थे, ये बयानिया बनाया, क्या ये गलत था? ये इस तरफ जाना, ये काम भी इदारों कोई इदारे करते, नैब कोई इंक्वायरी खोल लेता या एंटी करप्शन, हुकूमत का बयानिया सिर्फ मईशत पर होना चाहिए था? ये सियासी गलती तो नहीं थी मौजूदा हुकूमत की? अमार साहब
नहीं, देखिए, अगर आपको पता चले कि किसी शख्स ने कहीं करप्शन किया है जी, आप उसकी तरफ इदारों की और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तवज्जो जरूर दिला सकते हैं। ये आपका भी हक है, मेरा भी हक है, मुखालिफ सियासी जमातों का भी हक है। इस पे अदालतें नोटिस लेती हैं, गिरफ्तारियां करती हैं। ये अदालतों की मर्जी होनी चाहिए, उन सियासी अफराद की नहीं होनी चाहिए। आपके ख्याल में अगर तो इसके जवाब में फरारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इमरान खान के घर पर छापे मार दिए जाते, अब इमरान खान के मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया जाता, उनकी तस्वीरें मीडिया पर चलाई जाती और उनकी मीडिया ट्रायल किया जाता, उनको हब्से बेजा में रखा जाता, तो फिर तो बहुत गलत बात थी। ठीक है, तो कोई सपोर्ट ना करता। सही अमार साहब, मैं लेकिन अगर आपके ख्याल में किसी जगह कोई करप्शन हुई है, आपके ख्याल अच्छा, और नसरुल्लाह मलिक साहब से भी हमारे साथ में इजाज़त दें तो नसरुल्लाह मलिक साहब भी वक्त कुछ ही देर को साथ हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे मसूद साहब का तज़किया आप भी सुन रहे हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब,